हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि इसमें किन किन लोगों को इंक्लूड किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर और किन लोगों को एक्सक्लूड किया गया, यानी किन किन लोगों को हम काउंट नहीं करते हैं। साथ ही साथ हमने उसके नेक्स्ट क्लास में देखा था कि कॉजेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, राइट। हमने रीजंस देखे थे कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिनके कारण हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है और ये सिचुएशन इंक्रीज होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या मेजर्स अवेलेबल हैं टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं कि जिनसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सके। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जिनका यूज करके हम हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी चीजें आपकी तरफ से एक सपोर्ट होगा और एक ये मेंटल सपोर्ट होगा मेरे लिए, ठीक है, मोटिवेशन का काम करेगा। और साथ ही साथ हमारी फैमिली जब इंक्रीज होगी तो और भी अच्छा लगेगा, मुझे और भी नई नई चीजें बनाने में इंटरेस्टिंग आएगा, प्लस तुम लोगों को भी अलग अलग चीजों का बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट हमेशा मेरी तरफ बना रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं वन बाय वन पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकमिंग सीरियस डे बाय डे। वी ऑल नो कि राइट नाउ सिचुएशन कैसा हो रहा है, दिन प्रतिदिन कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन जो है वो और सीरियस होती जा रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो चलो अभी देखो, अगर 5 साल पहले की बात करें तो जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन नहीं थी फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था। लेकिन अभी बात करें पिछले 1.5 ईयर से कोरोना जैसी सिचुएशन होने के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। और ये जो जॉब छुट्टी है यानी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट होता है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है, लोगों को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है सोशल की, लोगों को प्रॉब्लम होती है मोरालिटी की, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। सोशल, मोरल एंड साइकोलॉजिकल, मतलब दिमागी तौर से लोग परेशान रहते हैं, सोसाइटी में लोग टॉर्चर करते हैं, राइट। फिर वो गलत गलत काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि जब एक इंसान कुछ कर नहीं रहा है, खाली बैठा हुआ है, डेफिनेटली लोगों के टॉर्चर से आगे हो सकता है कोई वो गलत कदम उठा ले, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। दैट्स वाई हमारा टारगेट ये है कि हम कैसे भी करके हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें। तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। अगर हम अपने कंट्री के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, राइट। तो जैसे समझते हैं क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें। हाई रेट पॉपुलेशन, देखो अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हाई है, अब इससे होगा क्या, इंक्रीज्ड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड इट सीरियस। सी, अगर हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का तो इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो और बढ़ जाती है, प्लस समटाइम्स क्या होता है, मेड इट मोर सीरियस, और इसकी वजह से क्या होता है ये और सीरियस होते जाता है टाइम टू टाइम, राइट। लेबर डिमांडिंग जॉब इंक्रीज्ड। अब सी, जब हाई ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन का तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है लेबर डिमांडिंग जॉब, राइट। तो जो लेबर होते हैं जो डिमांड कर रहे हैं जॉब, ऐसे लोगों की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बट हमारे कंट्री की सिचुएशन क्या है, वी आर फेसिंग स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे पास स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो अप्रोप्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज कांट बी क्रिएटेड। सिचुएशन क्या है, जब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, जब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर सकते जॉब्स की, राइट। टू सॉल्व दिस, अब करना क्या है हमें, टू सॉल्व दिस इफेक्टिव स्टेप फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मस्ट बी टेकन। और दैट्स वाई बोला है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन को डाउन करना है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीजेस, अब होगा क्या देखो, अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अगर वो डिक्रीज होता है, इसका बेनिफिट क्या होगा, लेबर सप्लाई रेट डिक्रीजेस। सी, सिचुएशन क्या है, जब कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो फ्यूचर में लेबर सप्लाई होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट नाउ तुरंत नहीं डिक्रीज होगा लेकिन टाइम धीरे धीरे आने के बाद कहीं ना कहीं लेबर सप्लाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉब सीकर्स हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे। देखो जॉब सीकर्स को रिड्यूस करना ऐसा नहीं है कि उनको खत्म करना है या उनको जॉब कुछ भी इधर उधर कर देना, नहीं। हमारा टारगेट क्या है कि जो फ्यूचर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से रेट चल रहा है, हमारे यहाँ पे ग्रोथ है 1.7 करोड़ एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, जिससे क्या हो, जो फ्यूचर डिमांडिंग जॉब है वो थोड़ी कम रहे। कम लोग रहेंगे, जॉब्स हमारे पास रहेगी, सबको जॉब मिल जाएगी। ज्यादा लोग रहेंगे, कम जॉब है, सबको जॉब नहीं मिलेगी। तो सोशल, मॉरल, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं।
राइट। तो ये था हमारा पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हम हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करें, जो उसका रेट है हम उसको करते हैं कि स्पीड करते हैं, ताकि स्पीड करने से क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे। डेवलपमेंट होगा तो अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्री स्टार्ट होगी और इससे लोगों को जॉब मिलेगा। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। ये काफी बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, राइट। बाकी सारे थियरिकल हो साबित हो सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन है। अब सिचुएशन क्या है, इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इनिशियल ईयर 3 to 3.5% रेट। सी सिचुएशन क्या था कि हमने जब स्टार्टिंग में प्लानिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, जब 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट रेट था वो कितना था, 3 से 3.5% था। अब हमें करना क्या है, इस परसेंटेज को, इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज एट हायर रेट, अगर इस परसेंटेज को हम और हाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि और डेवलपमेंट हो, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज। होगा क्या, फिर जब डेवलपमेंट हाई होगा तो इसकी वजह से जो अलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो, देखो किसी भी अगर बड़ी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होता है तो उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा, और उनके डेवलपमेंट होने की वजह से हमें क्या होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे और लोगों को जॉब मिलेगी। और ये होगा कैसे, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स नेसेसरी। अब देखो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स। अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे देन डेफिनेटली वन डे वी विल अचीव दिस, राइट। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर इसी में मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो इरिगेशन फैसिलिटीज एंड अदर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज शुड बी इंक्रीज। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं एंड अदर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज शुड बी इंक्रीज, लाइक सीड प्रोवाइड करना है, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना है, प्रॉपर मशीन प्रोवाइड करना है, वो इंक्रीज करना होगा। प्लस एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रिप्ड बाय एवरी स्टेट, हमें कुछ इस तरह से करना है, इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड करना है जो हमारे कंट्री में ग्रीन रिवोल्यूशन जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जिसका बेनिफिट सब लोग नहीं ले पाए थे, सिर्फ हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट ने ही इसका बेनिफिट लिया था। तो हमें ऐसा ट्राई करना है कि सभी स्टेट इसका बेनिफिट ले पाए और सभी स्टेट में प्रॉपर डेवलपमेंट हो, एंड वी कैन हैव अ हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीजेस एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी सॉल्व। अब होगा क्या, जब इतने सारी चीजें हम काम करेंगे तो वी विल हैव अ हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हमारे पास हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मतलब ये हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इट कैन बी सॉल्व, राइट। क्लियर है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिसमें हमें फोकस करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से प्लानिंग करनी है कि इकोनॉमिक ओरिएंटेड हो। इकोनॉमिक ओरिएंटेड का सॉरी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हमें इस तरह से प्लानिंग करनी है कि जो फ्यूचर में लोगों की रिक्वायरमेंट होने वाली उनके लिए हम आज ही से प्रिपरेशन करें, राइट। अब ऐसा नहीं कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदने बैठ जाए, अगर ऐसा करेंगे तो सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हम पहले से कुआं खोद के रखते हैं। मतलब क्या है उसका ये समझो, मतलब ये है कि जब सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान आया था, इंपॉर्टेंस गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। सिचुएशन क्या था, जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान तो उन लोगों ने फोकस किस पर किया था, पब्लिक सेक्टर्स पे, एज की टू बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल इंटेंसिव डेवलप्ड। अब हुआ क्या कि उन लोगों ने फोकस किया पब्लिक सेक्टर पे, और उन लोगों ने जो बेसिक इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थे उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया। बट हुआ क्या, बट इन प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। उन लोगों ने बेसिक इंडस्ट्रीज और कैपिटल इंटेंसिव इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया था। बट राइट नाउ हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसे इंडस्ट्रीज की जरूरत है जो अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए, राइट। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, हैवी मशीन्स का यूज होने की वजह से वहां पे कम लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अदर इंडस्ट्रीज का डेवलप करते हैं तो वहां पे लोगों को और जॉब मिलेगा। सो फॉर दैट, अब हुआ क्या, सो फॉर दैट स्टेट इंकरेज्ड, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, कंज्यूमर गुड्स, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ चीजों को उन लोगों ने फोकस किया, किस पे, कंज्यूमर गुड्स पे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे, स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो इंडस्ट्रीज उनका डेवलपमेंट किया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट किया, डेयरी डेवलपमेंट किया। अब इसमें भी कई लाखों लोगों को जॉब मिलती है, राइट। अभी इसका रीजन क्या था, देखो इस पे फोकस करने का रीजन क्या था, इस पे फोकस करने का रीजन ये था कि लीस्ट कैपिटल मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं यहाँ पे कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस ये लोग मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। विद दिस प्रोडक्शन इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारे कंट्री का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, दोनों ही चीजों में बेनिफिट होगा।
एंड फोकस शुड बी ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दैट्स व्हाई इन लोगों ने बोला कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास ज्यादा है हमें उसका ही प्रॉपर यूज करके अपने आप को बेनिफिट प्रोवाइड करना है। जो चीज कम है हम उसका यूज करके नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। जो स्कैर्सिटी है उसका यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। सो बेटर है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा अवेलेबल है लेबर, हमारे पास लेबर्स बहुत अवेलेबल है तो उनका हम यूज करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन ने प्रोवाइड किया वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। अब ये देखो, ये था एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, राइट। प्लानिंग ऐसी करनी है कि भाई बेनिफिट हो। अब ये क्या, एजुकेशन ऐसा करना है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए। प्रेजेंट एजुकेशन ओनली बुकिश नॉलेज, जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन है वो क्या है, सिर्फ बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड प्रोड्यूसेस क्लर्क। अब तुम देखोगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो जब कॉलेज में डिग्री कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन या ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देते हैं। और पार्ट टाइम जॉब में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब करते हैं मॉल्स में, राइट, शॉपिंग सेंटर्स में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बुकिश नॉलेज की वजह से वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं तो प्रॉपर वो अकाउंटिंग वर्क नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन ही नहीं किया है। तो अब हमें करना क्या है, आफ्टर बी ग्रेजुएटेड not capable for self employment, even after getting a graduation they are not able to develop themselves, right, they are not able to get self employed. Now to change this situation, अब हमें करना क्या है, to change this situation necessary to give vocational education। अब हमें करना क्या, अगर इस सिचुएशन को चेंज करना है तो हमें वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये वोकेशनल एजुकेशन क्या है, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि हमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन की बात करनी है, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड में फोकस करना है। ओके, इन ऑल दिस फील्ड हैव टू इंक्रीज द करिकुलम दैट कंप्राइजेस ट्रेनिंग एंड बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन। अब हमें करना क्या है कि जितने फील्ड की बात कर रहे हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड, यानी ऐसे फील्ड जहां पे प्रॉम्प्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, तो इनमें क्या करना है, हमें इनका करिकुलम इंक्रीज करना है, कुछ इस तरह से बनाना है दैट ऐसा कंप्राइज करना है दैट ट्रेनिंग इन बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन इनको मिल पाए। हैव टू इंक्रीज कैपेबिलिटी टू गेन एम्प्लॉयमेंट। अब करना क्या है, हैव टू इंक्रीज कैपेबिलिटी टू गेन एम्प्लॉयमेंट, सो रिवोल्यूशनरी चेंज इज नेसेसरी। अब अगर इतना सारा काम करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, रिवोल्यूशन लाना होगा। एजुकेशन में क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, उसके रिलेटेड इन लोगों ने काम किया क्या है, एजुकेशन पॉलिसी 2015, जो एजुकेशन पॉलिसी 2015 में आया था, इन लोगों ने क्या किया था, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस थे, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, इन लोगों ने क्या किया था, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया था, जिसमें ये अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगे, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दिखाएंगे। एक बार हमारी कॉलेज में भी हुआ था, एक इंडस्ट्री में टूर के लिए जाना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम भी ऐड करवा दिया, फिर बाद में ये स्वाइन फ्लू वाला सिचुएशन हुआ तो बाद में कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद कभी हम गए ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अगर वो प्रैक्टिकल जाके चीजें देखते हैं कि मशीन्स वर्क कैसे करते हैं, इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, राइट, तो उनको नॉलेज मिलेगा, तो वो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाएंगे, उसका उसका वो यूज करेंगे, बताएंगे हाँ हम देखें, हम जानते हैं, हमें आता है, तो एटलीस्ट उनको जॉब मिलेगी। लेकिन वो भी सिचुएशंस नहीं होती हैं। अब इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं कि एजुकेशन पॉलिसी 2019 ये 15 वाला जो आया था, अभी 2020 में भी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है इन लोगों ने। 2020 में जो आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बहुत सारे करिकुलम में चेंजेस किया है इन लोगों ने। साथ में ये बोला है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है वो टेक्निकल एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो बीच में अपना अपना ये स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हो, एक साथ दो सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हो, राइट। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के पास नंबर ऑफ नॉलेजेस होंगे। अब वो है ना, रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स में ही घुसो चाहे जो हो जाए, नहीं। अगर उनको लगता है कि नहीं अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फील्ड का ज्यादा बेटर नॉलेज है, तो वो उस फील्ड में शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना है जिससे क्या हो कि उनका फ्यूचर अच्छा बने। इन फ्यूचर ईयर्स स्टडीज एंड करिकुलम नीड टू प्रिपेयर एज पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और हमें इस तरह से, अभी देखो प्रेजेंट टाइम में लोग इस तरह से एजुकेशन लेने के लिए बोलते हैं जिसका फ्यूचर में डिमांड ज्यादा हो, है ना, बोलते हैं ना भाई टेक्निकल सीख लो, सॉफ्टवेयर बनाना सीख लो, ये सारी चीजें का फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाला है, टेक्निकल वर्क ज्यादा होने वाला है। इस तरह से लोग बोलते हैं ना, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप प्रेजेंट एजुकेशन को लेकर चलोगे तो आप फ्यूचर रिक्वायरमेंट सप्लाई नहीं कर पाओगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में हमें प्लानिंग करना होगा और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को तैयार करना होगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब देखो, अभी हमें क्या करना है कि अलग अलग जगहों पे हमें इन चीजों की डेवलपमेंट करनी, कॉटेज एंड स्मॉल
इंडस्ट्रीज। अब इसमें देखो क्या होता है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वन पर्सन नीड लेस कैपिटल देन बिग इंडस्ट्रीज। यानी अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की, तो ये कैसा है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है एक आदमी को, एक पर्सन को अगर हमें एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब प्रोवाइड करनी है, तो वी नीड लेस कैपिटल कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज, राइट। अगर हमें एक बंदे को जॉब प्रोवाइड करना है तो हमें बहुत ही कम पैसों की जरूरत पड़ेगी अगर हम कंपेयर करते हैं बिग इंडस्ट्रीज का। मतलब क्या है, विथ सिमिलर, ध्यान से समझना, with similar investment small industries can create 7.5 times more employment। मतलब ये हुआ कि जितना इन्वेस्टमेंट तुम बड़े बिजनेस में करते हो यानी बिग इंडस्ट्रीज में करते हो, अगर उतना ही इन्वेस्टमेंट तुम स्मॉल इंडस्ट्रीज में करोगे तो तुम 7.5 टाइम्स मोर जॉब क्रिएट कर सकते हो कंपेयर टू दैट बिग इंडस्ट्रीज। तो सीधी सी बात है, राइट, तो हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। इंडिया क्यों ये सब बोल रहे हैं ये लोग, इंडिया लेबर इंटेंसिव नॉट कैपिटल इंटेंसिव। रीजन उसका ये है कि जो हमारा इंडिया है वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। वी आर नॉट अमेरिका, राइट, क्योंकि वहां पे पैसे हैं, वहां पे सबके पास पैसे हैं, तो वो उस चीज पे फोकस करके हैवी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करके लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने लोग वहां पे नहीं है अनएम्प्लॉयड, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हमें दूसरे कंट्री का कॉपी नहीं करना, हमें अपना सिचुएशन देखना है, राइट। So cottage and small scale industries can be accepted as a best alternative, right। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हम इसको सबसे अच्छा अल्टरनेटिव मान के इस पे वर्क करके इस पे अपना डिसीजन लेके हम आगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑल्सो सर्टेन गुड्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्टेट प्रोवाइड्स मॉनेटरी टेक्निक एंड मैनेजरल हेल्प। राइट नाउ समझो कैसा है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नए नए बने हैं, उनमें उन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कि भाई आप लोग ही ये प्रोड्यूस करो और कोई इसमें हाथ नहीं डालेगा। प्लस इफ यू नीड समथिंग जैसे मॉनेटरी हेल्प, टेक्निकल हेल्प एंड मैनेजरियल हेल्प, वी विल प्रोवाइड यू, क्योंकि आपका डेवलपमेंट करना, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग चीजों को यहाँ पे ऐड किया हुआ है और ये कोशिश की है कि कुछ गुड्स उनके लिए ही रहने देते हैं, राइट। कुछ गुड्स अगर उनके लिए रहेंगे तो वो उस पर फोकस करके अपना काम कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। देखो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, तो उसमें एक प्रॉब्लम हमने देखा था कि कुछ जगहों पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, हमारे जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पाते। स्पेशली हमने डिस्कस किया था रूरल एरियाज को लेके, इसको डिस्कस किया था रूरल एरियाज को, याद होगा एक एग्जांपल मैंने दिया था कि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो गाँव में जाकर जॉब नहीं करना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं शहर में ही रह के पैसे कमाऊंगा, यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है, वहां पे वो क्यों नहीं जाना चाहते, उसका कुछ तो रीजन होगा। क्या रीजन है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, आपको आइडिया लगेगा कि रूरल एरियाज कैसे लोग रहते हैं, क्या है, बहुत ही कहते हैं ना एकदम डाउन टू अर्थ उसमें दिखा, डाउन टू अर्थ नहीं मतलब फैक्ट है वो, राइट। तो उसमें यही दिखाया है कि एक एजुकेटेड पर्सन की जॉब लग जाती है गांव में एज अ सरपंच, वो सचिव के तौर पे, जो सचिव होते हैं सेक्रेटरी जिसको हम बोलते हैं, राइट। एज अ सेक्रेटरी उसकी जॉब लग जाती है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, बोलता पता नहीं कौन सा गाँव है, वहां पे ना रोड है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना प्रॉपर दुकानें हैं, क्या करूंगा वहां पे जाके, राइट। तो ये हमारी जो थिंकिंग है वो हमें चेंज करना होगा। लेकिन थिंकिंग कैसे चेंज होगी, थिंकिंग चेंज करने के लिए हमें प्रैक्टिकल चीजों का दिखाना जरूरी है। हम किसी को बोल के हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएगा, नहीं हमारी जो गवर्नमेंट है जब तक फैसिलिटीज हमारी नहीं बढ़ाएगी तब तक लोगों की थिंकिंग चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, रूरल हैज अ लेस एम्प्लॉयमेंट अपोजिट देन अर्बन, राइट। मैंने जो बात बोली कि रूरल हैज अ लेस एम्प्लॉयमेंट अपोजिट देन अर्बन, राइट। अब यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। ओके, अब यहाँ पे समझो रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है, गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर एंड अदर फैसिलिटीज। सिचुएशन क्या, देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, ना प्रॉपर एजुकेशन है, ना प्रॉपर हेल्थ है, ना प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना रोड्स है, ना बिजनेस है। जब ये सारी चीजें नहीं है तो लोग वहां पे क्या करने जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यूपी में बेसिकली। तो मैं अभी एड्रेस पूरा नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि वहां पे जो मैं जिस गाँव में रहता हूँ वहां पे सिचुएशन कैसा है। वहां पे अगर आपको एजुकेशन लेना है तो आपको कम से कम 14 to 20 किलोमीटर जाना पड़ता है प्रॉपर स्कूल के लिए, अच्छे स्कूल के लिए। अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर के अंदर में कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं, छोटे मोटे हैं जो वो जिनको झोला छाप डॉक्टर आजकल लोग बोलते हैं वैसे डॉक्टर्स हैं, लेकिन
प्रॉपर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास प्रॉपर घर नहीं, चलिए ये तो इतना बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, 7 दिन शाम को 7 दिन सुबह ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। अभी राइट ना गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है, बट वो भी अनसर्टेन है, राइट। रोड्स भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जो रोड्स के लिए पैसे मिलते हैं वो तो आपको पता है, बड़े बड़े लोग अपने घर के पास रोड बनवा लेंगे, राइट। ये सारी चीजें हैं। बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल नहीं, जब ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो लोग वहां पे क्यों रहना चाहेंगे। मैं एक आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जिस गांव में मैं हूँ वहां पे आज से 5 साल पहले पूरे गांव में हर घर में कम से कम 8 से 9 लोग रहते थे। राइट नाउ जब मैं गया था 2 साल पहले, सब कुछ चेंज हो गया। मैक्सिमम लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे सूरत, अहमदाबाद ऐसी जगहों पे ट्रांसफर हो गए। मैक्सिमम मेल्स, नॉट फीमेल्स, जो मेल्स कैटेगरी के लोग हैं मैक्सिमम यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, वहां पे जाके रह रहे हैं और वहां पे जॉब कर रहे हैं। क्यों? अगर गांव में फैसिलिटीज मिलती तो वो छोड़कर जाते नहीं जाते, राइट। सो वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम आल्सो। ओके, विद दिस एम्प्लॉयमेंट विल बी अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। अगर ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लाइक एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। और हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनका भी डेवलपमेंट करना है, सो द पीपल विल बी एबल टू गेट द जॉब्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन है इसको हमें और इंक्रीज करना है। कैसे? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। वी ऑल नो कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम डिपेंडेंसी किस पर होगी, एग्रीकल्चर पे। क्योंकि राइट नाउ मैक्सिमम जो आज भी 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस एरिया में रहते हैं, और जिसमें से 52% से ज्यादा लोग जो हैं वो किस में जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। और अगर वहां जॉब करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट क्लास में कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल सा समझो कि काम करते हुए भी वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझो, राइट। अब यहाँ पे है क्या, अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनसर्टेन मॉनसून है, इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि ये सब चीजों की वजह से हमारे यहाँ पे क्रिएट होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अब ये जब अनएम्प्लॉयड होते तो ये लोग करते क्या है, शिफ्टिंग ऑफ दीज सरप्लसेस ऑन अदर सेक्टर नॉट बिकम फिजिबल। अब सिचुएशन क्या है कि जब ये लोग सीजनल अनएम्प्लॉयड होते हैं तो अनएम्प्लॉयड है तो राइट नाउ इनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम कहीं और जॉब कर ले। पर प्रॉब्लम क्या है कि अदर जगह भी जा नहीं पाते, क्योंकि अदर जगह भी इतने जॉब्स अवेलेबल है ही नहीं कि ये सब के सब लोग वहां पे ट्रांसफर हो जाएं, राइट। सो इन रूरल एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन शुड बी स्पीड अप एंड एक्सटेंड इट मोर एरियाज। तो करना क्या है, रूरल एरियाज में हमें ग्रीन रिवोल्यूशन को स्पीड करना है और इसको मैक्सिमम एरियाज तक हमें पहुंचाना है। अब अकॉर्डिंग टू पीसी महालनोबिस, अब हमारे ये इकोनॉमिक्स से इन्होंने क्या कहा है, महालनोबिस ने, इन्होंने ये कहा है 1 करोड़ इन एग्रीकल्चर। अगर मान लो 1 करोड़ एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना, 1 करोड़ रुपए, 40,000 इंप्लॉयमेंट। अब समझो बात को, अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होगा, 40,000 इंप्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड प्लस 5.7% इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर आप लोग 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हो तो होगा क्या, 40,000 इंप्लॉयमेंट होगा प्लस 5.7% क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर इसके कंपेयर में वेयर इज इन बिग इंडस्ट्रीज 1 करोड़, अगर बिग इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट करोगे तो होगा क्या, सिर्फ 500 लोगों को जॉब मिलेगी प्लस 1.4% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, राइट। तो अगर कंपेयर करते हो तो पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं प्लस प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट लोगों का फोकस किस पे है, लोगों का फोकस है इंडस्ट्रीज पे, गवर्नमेंट का फोकस किस पे है, बिग इंडस्ट्रीज पे, राइट। ओके, तो अभी और भी इसके बारे में एक इकोनॉमिक्स उन्होंने और कहा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने क्या कहा, इट मींस इट हैज अ मोर कैपेसिटी एंड इट कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में क्या है, इसके पास बहुत कैपेसिटी है, इट कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। बट करना क्या होगा, जस्ट मेजर इन माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज, सॉइल कंजर्वेशन, मिक्स फार्मिंग, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर मोर हार्वेस्ट शुड बी adopted plus more than one harvest in a year and stress on agro based इन रूरल इंडिया, रूरल इंडस्ट्रीज, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, मेजर माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होगा, हमें इस तरह से काम करना है। और एक मिनट, ये देखो, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। उनको क्या प्रोवाइड करना है, उन्हें ये समझाना है कि किस तरह से इरिगेशन कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना होता है, मिक्स फार्मिंग कैसे करना होता है, राइट। और हमें ये उनको सिखाना है कि एक साल के में, ठीक है, एक से ज्यादा हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब तुमने देखा होगा मैक्सिमम जो फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ साल भर में एक ही फार्मिंग करते हैं, हमें एक ही जो क्रॉप्स है वो उगाते हैं। तो उन्हें हमें सिखाना होगा कि एक से ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं,
राइट। उन्हें वो टेक्निक सिखाना होगा, उनके लैंड का जो उसकी कैपेसिटी उसके बारे में सिखाना होगा। अगर ये फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो हम इसमें जॉब्स भी लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, ये कुछ हमारे पास तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट है यहाँ पे, स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट क्या करती है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। देखो ये सारा काम भी गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की हेल्प से ही होगा, लेकिन ये स्पेशली कुछ प्रोग्राम डायरेक्टली टारगेटेड है। अब समझो वो क्या क्या है। In 1951, with 5-year plan, economic development and unemployment can be solved, but in first 4 plans proved to be wrong. अब सिचुएशन क्या था, 1951 में जब 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था, राइट, तो इन लोगों ने क्या सोचा था कि जब हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, बट इन फर्स्ट 4 प्लान्स प्रूव टू बी रॉन्ग। लेकिन स्टार्टिंग के 4 प्रोग्राम्स जो थे, यानी 20 साल में इन लोगों को जो ये इन्होंने सोचा था वो क्या हो गया, फुस, है ना, कुछ भी नहीं हो पाया, उसका कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। विथ 5-year प्लान वेरियस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किया। क्या था, सम ऑफ देम, उसमें से कुछ क्या है, एमजी नरेगा या मनरेगा जिसको बहुत लोग बोलते हैं। अब ये मनरेगा में क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। महात्मा गांधी नेशनल, राइट, रूरल, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। जो शॉर्ट फॉर्म है वो और जो फुल फॉर्म है दोनों को साथ में याद करोगे तो बेटर होगा। अब ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, ऑन February 2006। एम्प्लॉयमेंट, अब इसका काम क्या था, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल रिजाइडिंग इन बैकवर्ड एरियाज। अब देखो उनको क्या करना है, जो कुछ इलाकों में रहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है प्रॉपर में, उनको क्या करना है, उनको हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। इनिशियली इट वाज नरेगा, राइट। जब ये स्टार्ट हुआ था 2006 में तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था नरेगा। याद रखना है कि जब 2006 में स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम क्या था, नरेगा। लेकिन हुआ क्या बाद में, एंड ऑन अक्टूबर 2009 अक्टूबर में इसका नाम चेंज कर दिया गया एमजी नरेगा, यानी महात्मा गांधी वर्ड लास्ट में ऐड कर दिया, सॉरी स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। अब इसी के साथ 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट डे, ये इंकरेज करने के लिए भाई लोगों को पता चले कि भाई हमारे लिए भी कुछ है, ओके। अब इसका टारगेट क्या था, एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम ईच फैमिली गिवन गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज इन अ ईयर। अब इसमें क्या टारगेट था कि एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम अ फैमिली, यानी एक फैमिली में से, राइट, एक फैमिली में से कम एक लोगों को तो जॉब मिलेगी, और वो भी गारंटी के तौर पे 100 डेज के लिए, मतलब 100 दिनों के लिए किसी भी एक पर्सन को आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, एटलीस्ट कुछ तो चलता रहेगा, राइट। 1/3 फॉर वुमेन, लेकिन किया गया था कि 1/3 फॉर वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया था। एंड मिनिमम वेज फॉर फिजिकल लेबर, और टारगेट क्या था कि मिनिमम वेजेस फॉर फिजिकल लेबर, यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम उनको मिनिमम लेबर मिल जाए। वेजेस विद इन 7 डेज, प्लस ये टारगेट था कि 7 दिन के अंदर उनको उनके जो काम किया उसका वेजेस मिल जाए। एंड वर्क विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम देयर रेजिडेंस, और ये टारगेट था कि उनके जो घर है यानी वो जहां रहते हैं उस एरिया के 5 किलोमीटर के अंदर ही उनको जॉब मिल जाए, ज्यादा दूर उनको जाना ना पड़े। लेकिन बट इफ बियॉन्ड, अगर मान लो 5 किलोमीटर से ज्यादा है, मान लो उनको जो जॉब मिलती है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा है, देन 10% एक्स्ट्रा वेजेस, यानी जो भी सैलरी डिसाइड हुआ है, जो भी पैसे उनको वेजेस मिलने वाले हैं उसका 10% उनको ज्यादा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा देने की कोशिश की जाएगी, कोशिश नहीं करना ही है, राइट, अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर उनको जॉब मिला। फिर सेकंड था पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। सेकंड क्या था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। अब श्रमेव जयते योजना इसमें क्या किया था, ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 16 अक्टूबर 2004, याद रखना है 16 अक्टूबर 2004 में ये स्टार्ट हुआ था। अब इसका क्या था, इसका था प्रोवाइड हेल्थ एंड सिक्योरिटी। अब इसका टारगेट था प्रोवाइड हेल्थ एंड सिक्योरिटी अलोंग विथ गुड मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे हेल्थ एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है और इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ स्किल डेवलप भी करना है, राइट। ये टारगेट किसका था, पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना का। एंड वेलफेयर टू लेबरर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी जो ऐसे सेक्टर्स में जिसपे गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, ऐसे सेक्टर्स में उन लोगों के लिए काम करना, राइट। ये था टारगेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते का। सेकंड आया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब अगर इसमें नाम पढ़ोगे तो इसका नाम क्या है, ग्राम ज्योति। ज्योति का मतलब क्या था, लाइट होता है, ठीक है, प्रकाश। अब प्रकाश में क्या करना था कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, इनको क्या करना था कि 24/7
इनको इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड करना था। अर्लियर इस प्रोग्राम का पहले नाम क्या था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। स्टार्टिंग में जब ये 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का डिसाइड हुआ था तो इसका नाम था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स, लेकिन बाद में नाम क्या रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो याद रखना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, टारगेट था 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय है ये ग्रामीण कौशल योजना। कौशल योजना का मतलब स्किल होता है। अब इसमें देखो क्या करना है कि 25 सितंबर 2014 स्टार्ट कब हुआ था, 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। एम्प्लॉयमेंट टू यूथ बिटवीन एजेस ऑफ 18 to 35। अब इसका टारगेट था कि जो 18 से 35 साल के लोग हैं, इन लोगों को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। बेसिकली हमारी जो यूथ है, एटलीस्ट उनके पास कुछ जॉब है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड करना है। फिर हमारा लास्ट प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, राइट। क्या था, प्राइम मिनिस्टर पीएम एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2015 को। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2015 को। इसका टारगेट था वाटर टू एवरी फील्ड। इसका टारगेट क्या था, वाटर टू एवरी फील्ड। ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन जो प्रोग्राम था, इसका मेन टारगेट था वाटर टू एवरी फील्ड। अब ये क्यों, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्टिमम ऑफ रिसोर्सेज। करना क्या है कि हमें मैक्सिमम उन लोग को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है और ऑप्टिमम यूज है। ये ऑप्टिमम रिसोर्सेज जो है ये क्या है, एक्चुअली ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज करना है। इस तरह से कुछ प्लानिंग करनी है, राइट, जिससे सबको बेनिफिट मिले। ओके, तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जिनका टारगेट था एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और इसकी हेल्प से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, राइट। सबसे पहले हमारे जो कुछ प्रोग्राम्स थे वो अलग थे, जिनको मेजर्स बोला, मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। बाद में स्टेट प्रोग्राम से। तो ये दो टॉपिक है, याद रखना है कि मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट आपका अलग है और ये स्टेट प्रोग्राम्स कुछ अलग है, जो ये हमारे पंडित दीनदयाल प्राइम मिनिस्टर और ये एमजी नरेगा वाला था, राइट। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी, समझ में आया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, डाउट क्लियर हो गए, तो आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट क्या है आपका, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी भेजो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सभी लोग फायदा उठाए। शेयरिंग इज केयरिंग, याद रखना है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप चीजों को शेयर करते हो इसका मतलब आप लोगों की केयर करते हो, उनकी भी प्लस मेरी भी, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप करोगे। प्लस एक चीज, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा, राइट, और सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और सपोर्ट आप अपना बनाए रखना ताकि हमारी फैमिली जो है और इंक्रीज हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।